ये एक बहुत ही अजीब विडंबना है। मतलब एक तरफ एक व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से पैदल मार्च कर रहा है और रातों रात, मेरा मतलब है अचानक से, उसे देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मान लिया जाता है। हाँ, और दूसरी तरफ एक युवा जो पिछले 13 सालों से कोमा जैसी स्थिति में बिस्तर पर पड़ा है, उसके परिवार को उसे शांति से मरने की इजाज़त दिलाने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। बिल्कुल, कागज पर देखा जाए तो नियम बहुत सीधे लगते हैं। एक तरफ नागरिक है और दूसरी तरफ सरकार। लेकिन जब असल जिंदगी की जटिलताएं सामने आती हैं, है ना, तो ये रेखाएं बहुत धुंधली हो जाती हैं। एकदम सही कहा आपने। तो हमारे सुनने वालों का आज की इस गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा मिशन है हाल ही में द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू और हिंदुस्तान जैसे प्रमुख अखबारों के संपादकीय और ओपिनियन पीस के ढेर से ज्ञान के सबसे अहम मोती निकालना। और वो भी आसान भाषा में। हाँ, और आज की इस पूरी चर्चा का जो एक केंद्रीय विषय उभर कर आता है, वो है नागरिकों के अधिकार और सरकार या व्यवस्था की जिम्मेदारी के बीच का एक बेहद नाजुक संतुलन। और इस संतुलन को समझना आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे पास जो स्रोत हैं, वे सतही खबरों से आगे जाकर नीतियों के पीछे के क्यों और कैसे पर बात करते हैं, चाहे वो राजनीति हो या फिर अर्थव्यवस्था। तो चलिए सबसे पहले इसी टकराव से शुरुआत करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स दोनों के ही हालिया संपादकीय लद्दाख के पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की रिहाई पर बात करते हैं। हाँ, वो जो 26 सितंबर 2025 वाला मामला था। बिल्कुल। हमारे सुनने वालों को याद होगा कि उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया था। वो अपनी दिल्ली चलो पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। जो कि उनका 5वां अनशन था। उनकी मांगें बहुत स्पष्ट थीं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देना और उसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करना। हाँ, लेकिन सरकार का तर्क था कि वे युवाओं को भड़का रहे हैं, जिससे राज्य की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती। बताइए। एक ऐसा व्यक्ति जो शांतिपूर्ण मांग कर रहा है, उस पर सीधे एनएसए लगा देना, ये तो किसी छोटी सी असहमति को रोकने के लिए सीधे तोप का इस्तेमाल करने जैसा लगता है ना। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये दिखाता है कि एक परिपक्व लोकतंत्र में असहमति का मतलब हमेशा राज्य का दुश्मन होना नहीं होता। सही बात है। देखिए, 2019 में 370 हटने के बाद से लद्दाख बिना विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ की 90% आबादी अनुसूचित जनजाति है। तो जब उनके हाथ से जमीन और प्रशासन का नियंत्रण जाता है तो डर स्वाभाविक है। और प्रशासन उसे कानून व्यवस्था की समस्या मान लेता है। हाँ, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूरे 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक 3 दिन पहले सरकार उन्हें रिहा कर देती है। अरे वाह, ठीक 3 दिन पहले। हाँ, और सरकार कहती है कि लद्दाख की समस्या बातचीत से सुलझेगी। यह दिखाता है कि जब लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं काम करती हैं तो न्यायपालिका का दबाव एक संतुलन का काम करता है। और हमारे सुनने वालों के लिए ये इसलिए मायने रखता है क्योंकि ये दिखाता है कि हमारे मौलिक अधिकार कितने नाजुक हो सकते हैं, लेकिन अंततः बातचीत काम करती है। एकदम सही। खैर, लद्दाख जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में राजनीतिक स्थिरता जितनी जरूरी है, पूरे देश के लिए आर्थिक स्थिरता भी उतनी ही जरूरी है। हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता। द इकोनॉमिक टाइम्स का संपादकीय ठीक इसी विषय पर बात करता है। भारत सरकार एक इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड बना रही है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? भारत को ऐसे फंड की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, 2020 के दशक के शुरुआत से ही हमने एक के बाद एक कई वैश्विक झटके देखे हैं। महामारी, ऊर्जा संकट, खाद्य संकट और टैरिफ युद्ध। हाँ, और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। चाहे वो भोजन के लिए खाने वाला तेल हो, ऊर्जा के लिए नेचुरल गैस हो या निर्माण के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स हो। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि ये फंड एक तरह से देश का शॉक एब्जॉर्बर बनेगा। अच्छा, जैसे परिवार अच्छे समय में इमरजेंसी फंड बनाते हैं। हाँ, ताकि अचानक बीमारी या नौकरी जाने पर घर का बजट न बिगड़े। हाँ, एकदम वही सटीक एनालॉजी है। जब पश्चिमी एशिया में कोई संकट आता है या कमोडिटी मार्केट में उतार चढ़ाव होता है तो ये फंड एक कुशन का काम करेगा। मतलब सरकार को अपने रेलवे या हाईवे के प्रोजेक्ट्स का पैसा बीच में नहीं रोकना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, इससे राजकोषीय अनुशासन नहीं बिगड़ेगा। ये तो बहुत ही बढ़िया कदम है।
मतलब नीतियां अब लंबी अवधि की सोचकर बन रही हैं। हाँ, और अर्थव्यवस्था की इन व्यापक नीतियों से निकलकर अब हम एक ऐसी नीति पर बात करते हैं जो कार्यस्थल पर आधी आबादी की आजीविका को सीधे प्रभावित करती है। आप मासिक धर्म अवकाश यानी मेंस्ट्रुअल लीव की बात कर रही हैं ना? हाँ, द हिंदू के संपादकीय के हवाले से हम सुप्रीम कोर्ट के उस 13 मार्च वाले फैसले की बात कर रहे हैं। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने अनिवार्य मासिक धर्म अवकाश की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। पहली नज़र में तो ये महिलाओं के हक में लगता है ना? ओडिशा में 55 वर्ष तक की महिलाओं के लिए इसके नियम हैं, केरल में भी हैं, कर्नाटक में भी हाल ही में 52 वर्ष तक की महिलाओं के लिए नियम लाए गए हैं। हाँ, कागज पर ये बहुत प्रगतिशील लगता है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज क्यों किया? क्या ये असल में एक जाल बन सकता है? देखिए, कोर्ट की चिंता बिल्कुल जायज है। अगर आप पूरे देश में निजी कंपनियों के लिए अनिवार्य छुट्टी लागू कर देंगे तो क्या होगा? कंपनियां शायद महिलाओं को नौकरी देने से ही बचने लगें। बिल्कुल। अर्थशास्त्र में इसे स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर 2017-18 के 23.3% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% तो हो गई है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन अनिवार्य छुट्टी इसे बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म का रूप दे सकती है। मतलब महिलाओं की बायोलॉजी को उनकी पेशेवर कमजोरी मान लिया जाएगा और उनके प्रमोशन रुक सकते हैं। अच्छा, क्या दुनिया में कहीं और ऐसा हुआ है? बिल्कुल। संपादकीय बताता है कि स्पेन में 2023 के कानून के बाद बहुत कम महिलाओं ने इसका इस्तेमाल किया और जाम्बिया में इसके खराब नतीजे देखे गए हैं। बाप रे, तो इसका समाधान क्या है? दर्द तो असली है ना? हाँ, दर्द असली है। इसलिए समाधान यह है कि कार्यस्थल पर मुफ्त सैनिटरी पैड मिले और जो मौजूदा मेडिकल लीव का ढांचा है उसी के भीतर छुट्टी लेने की लचीली व्यवस्था हो। मतलब कोई अलग से ठप्पा ना लगे। सही काम। खैर, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ अगर हम विषय बदलें तो शरीर से जुड़े अधिकारों की बात कार्यस्थल से आगे बढ़कर जीवन और मृत्यु के सबसे कठिन फैसले तक भी जाती है। हाँ, मेडिकल ट्रीटमेंट से इनकार करने का अधिकार। द हिंदू में सात्विक वर्मा का ओपिनियन पीस इस पर बहुत गहराई से बात करता है। ये वो 20 वर्षीय हरीश राणा का मार्मिक मामला है ना, जो 2013 में चौथी मंजिल से गिर गए थे। जी, और वो पूरे 13 साल तक पीवीएस यानी परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में रहे। उनके माता पिता ने लाइफ सपोर्ट हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 13 साल, ये बहुत लंबा समय होता है। तो कानूनी सफर कैसे आगे बढ़ा इसमें? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। अगर हम कानूनी सफर देखें तो 1996 के ज्ञानकौर केस में कोर्ट ने कहा था कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। अच्छा। फिर 2011 में अरुणा शानबाग केस में पैसिव यूथनेशिया को मान्यता मिली और अंततः 2018 के कॉमन कॉज केस में इलाज से इनकार करने को अनुच्छेद 21 के तहत निजता और गरिमा का हिस्सा माना गया। लेकिन हरीश राणा वाले मामले में एक तकनीकी पेच था ना, वो जो ट्यूब से खाना पानी देते हैं। हाँ, CANH, जिसे क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे महज देखभाल नहीं बल्कि एक मेडिकल ट्रीटमेंट माना। तो अगर ये ट्रीटमेंट है और इससे कोई फायदा नहीं हो रहा? बिल्कुल। जब इलाज से कोई थेरेप्यूटिक फायदा न हो और वो सिर्फ जैविक रूप से इंसान को जिंदा रखे तो उसे हटाना ही मरीज के सर्वोत्तम हित में है। ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है, बल्कि मानवता और संवैधानिक नैतिकता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये उन अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है जो अपनी बात नहीं कह सकते। एकदम सही। लेकिन देखिए, अभी हमने बात की कि कैसे एक व्यक्ति को चिकित्सा लेने से इनकार करने का अधिकार है। हाँ, लेकिन क्या होता है जब सरकार पूरे समाज के भले के लिए कोई चिकित्सा जैसे वैक्सीन लेना अनिवार्य या बहुत जरूरी बना देती है? ये एक बहुत ही जटिल बहस है। हिंदुस्तान अखबार में डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया का लेख इसी पर है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि कोविड-19 टीकाकरण के बाद गंभीर दुष्प्रभावों के लिए एक नो फॉल्ट मुआवजा नीति बनाई जाए। नो फॉल्ट मुआवजा नीति। देखिए, वैक्सीन लाखों जान बचाती है, ये तो हम सब जानते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसके दुर्लभ गंभीर दुष्प्रभाव भी होते हैं और भारत ने तो हाल ही में किशोरियों के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV वैक्सीन भी शुरू की है, सर्वाइकल कैंसर के लिए। हाँ, लेकिन आज के सोशल मीडिया के दौर में अफवाहें वैज्ञानिक तथ्यों से ज्यादा तेजी से फैलती हैं। मुझे डर ये है कि सरकार की इस मुआवजे की नीति से कुछ लोग ये गलत मतलब निकाल सकते हैं कि टीके असुरक्षित हैं। आपका डर स्वाभाविक है,
लेकिन यहाँ नो फॉल्ट को समझना जरूरी है। इसका मतलब है कि पीड़ित को कोर्ट में यह साबित नहीं करना पड़ेगा कि किसी डॉक्टर या कंपनी की लापरवाही थी। अच्छा, मतलब सीधे मदद मिलेगी। हाँ, ये असल में नागरिकों और सरकार के बीच एक सामाजिक अनुबंध है। जब सरकार पारदर्शी जांच और आसान मुआवजा प्रक्रिया देती है तो इससे टीकों के प्रति जनता का भरोसा और बढ़ता है, कम नहीं होता। भरोसा बढ़ता है, ये एक बहुत ही अलग नजरिया है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटें। हाँ, काफी कुछ कवर किया हमने आज। बिल्कुल। हमने देखा कि लद्दाख में विरोध प्रदर्शन का अधिकार कैसे काम करता है। हमने अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए स्टेबलाइजेशन फंड को समझा, महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल लीव की जमीनी हकीकत जानी, गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार पर बात की और अंत में वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स पर सरकार की जिम्मेदारी देखी। और इन सब में एक ही धागा आम है, नीतियां केवल कागज पर अच्छी नहीं दिखनी चाहिए, बल्कि वे जमीनी हकीकत, मानवीय गरिमा और भरोसे पर आधारित होनी चाहिए। एकदम सही बात है। और इसी सोच के साथ मैं हमारे सुनने वालों को आज एक नए और गहरे सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। बिल्कुल, बताइए। आज हमने गरिमा के साथ चिकित्सा से इनकार करने के अधिकार पर बात की और समाज की भलाई के लिए टीकों पर भी बात की। लेकिन जरा सोचिए, अगर कल को कोई सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल आ जाए, कोई नया वायरस फैल जाए और तब किसी व्यक्ति के मेडिकल ट्रीटमेंट से इनकार करने के अधिकार का सीधा टकराव सरकार के उस वायरस को रोकने के प्रयासों से हो जाए, तो अंतिम रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए? बहुत ही गहरा सवाल है। व्यक्ति की आज़ादी बड़ी है या समाज की सुरक्षा? आप लोग इस पर विचार कीजिएगा। आज की इस विस्तृत और ज्ञानवर्धक चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद।